जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर 3 स्टार जनरल और DGISI रह चुके हैं, और पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं सऊदी अरेबिया में, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी में भी एज वेल। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू। साहब। बहुत मेहरबानी सर। सर, आपने आप एक, जैसे वो कहते हैं ना, एक वो जनरल हैं जो, जिन्हें हम कहते हैं थिंकिंग जनरल। आपने अपना काम भी किया, एज ए मिलिट्री ऑफिसर भी रहे, फिर आप उसके बाद अगर फिर सफारतकार भी रहे, और फिर लिखने लिखाने में भी आप किताबें भी लिख चुके हैं। अभी रिसेंटली भी आपकी बुक जो है वो आई थी AS दौलत साहब के साथ, जिसमें ISA रॉ के बारे में आपने काफ़ी बातें की। बट एनी हाउ सर, मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो 2-3 मेरे मेजर क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग विद अफगानिस्तान। आपने एज ए DGISI ज़ाहिर बात है डील किया है। हमने तकरीबन 50 साल अफगानिस्तान पे लगा दिए। स्टार्टिंग, अगर मैं और हमारी जो 50 साल आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो अफगानिस्तान की वजह से जानी जाती है जी। अगर कोल्ड वॉर है तो पाकिस्तान से मदद लो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है तो पाकिस्तान से मदद लो। सो दुनिया हमारे पास आती थी ये कहने कि भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का नेबर है, तालिबान बनाने हैं तो उधर जाओ, तालिबान ख़त्म करने हैं तो उधर जाओ। आज हम खुश हुए 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गए हैं, और अभी हम मुश्किल में फंस गए हैं। कभी वो हमारा कोई कुछ कर देते, कभी वो TTP को होस्ट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान के 50 साल ज़ाया हो गए? हमसे गलती क्या हुई है कि आज तालिबान भी जो है वो हमें आंखें दिखा रहे हैं सर? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? कई गलतियां तो ऐसे होती है ना कि आप लोगों की बात सुनते हैं, वो अपनी वजह से आपको कहेंगे कि आप ये करो वो करो। हमने अपने वजह से काम करना है, और वो भी सोच समझ के उन लोगों की बात नहीं सुननी जिनको अफगानिस्तान के साथ, एक तो खैर उनको खबर नहीं है, दूसरा आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वबा है इस मुल्क में। और वो ये है कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी और का है, किसी और ने ये किया है, गाड़ी की टक्कर हो जाए किसी और का कसूर है, कहीं और हमारी इकोनॉमी हम अब ठीक नहीं कर सकते तो IMF पर डाल देंगे। और ये जो किसको कहते हैं ना कि दूसरों को करना, ये बहुत पुराना है। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में बहुत हद तक हमने अपनी पॉलिसी में वो चीज़ रखी जो कि हमारे, न सिर्फ हमारे पाकिस्तान के बल्कि और अफगानिस्तान के भी फायदे में थी। सबसे बड़ा पिलर हमारा था, अब मैं सोवियत यूनियन से पहले तो नहीं जाना चाहता हूँ जब किस किस्म के ताल्लुकात थे। मेरा ख्याल था कि जो दो नेबर्स होते हैं उनके अंदर मसाइल भी होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और चूंकि एक दूसरे की इतनी ज़्यादा कदर थी, इतनी ज़्यादा कीमत थी कि अफगान बाकी काम छोड़ के हमारी सरहद को डिफेंड करते थे जब हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करते थे। इसलिए हमारी पहला तो असूल था कि जी हमने अफगानिस्तान पर जो अगर कोई फॉरेन फोर्सेस है, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो तो हमने अफगान रेजिस्टेंस की मदद करनी है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे मलबा गिरता रहेगा। ये पहली बात थी। उसका कोई कीमत तो होती है, हर एक काम जो आपने करना होता है, अगर आप सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसे लोगों के साथ करेंगे तो कुछ कीमत तो होगी उसकी, कभी आ जाएगी कोई और चीज़, उसको संभालना हमारा काम था। अच्छा, अगर जहाँ पर वहाँ पर जो डेफिशिएंसीज अभी मैं नहीं जाऊँगा, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आपस में अपना काम करने में कितनी हमारी जो सी हैं वो खामियां हैं। कई और जगहों पर मैं बता सकता हूँ। अभी जब जो उधर अगर मैं आ जाऊँ कि जब हमने इनको अमेरिका और नेटो के कब्जे से भी आज़ाद करा दिया, अभी दूसरी एक बहुत बड़ी गलती जो हम से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक मुल्क है जो कि तैयार है बिल्कुल, जो कि हमारे नेबरहुड में ऐसा है जिसके साथ हमने कुछ किया भी है, और जो हमारी वजह से, कई वजह से उसको फ़ायदा भी हुआ है। अभी हम सारा मलबा उसके ऊपर डालते हैं उस काम के लिए जो कि हमारा है। तालिबान TTP को संभालना हमारा काम है। अगर ये कोई मुझे कहता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क 10-15 हज़ार लोगों को नहीं संभाल सकता, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा आप अपना दिमाग का इलाज करवाइए। जो इस तरह का तरीके से इंसर्जेंसी से लड़ाई करनी है वो लिखा हुआ है, आप उसके मुताबिक करें।
आप सिर्फ ताकत मत इस्तेमाल करें। ताकत का इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी में 15-20% से ज़्यादा नहीं होता, बाकी सारा। आपने दौलत की बात की, दौलत ने तो कई दफ़ा कह चुका हुआ मुझे कि जी इंसर्जेंसी जो है ना फौजी मसला है ना लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो सियासी मसला होता है। अभी अगर जब हमको कहेंगे कि टीपीपी को निकालो तो कहेंगे हमें तो अभी काफ़ी और मसाइल हैं, नया नया मुल्क बना है, दाइश को भी संभालना है, पता नहीं क्या करना है, और ये 15-20 हज़ार आदमियों को हम कैसे इकट्ठा करके आपके हवाले कर सकते हैं। आपको याद नहीं, और आपको भी याद होगा कि हमारा भी यही होता था अमेरिका के साथ कि भाई आप लोगों को जो वहाँ पर आपको जिन तालिबान से शिकायत है और जो यहाँ से जाते हैं लोग, उनको उधर संभालें, आप इतनी बड़ी ताकत। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है कि इन लोगों को हम इकट्ठा करें और आपके हवाले कर दें। कैसे करेंगे? बहुत मसाइल यहाँ पर हैं। तो जो लोग पहुँच जाते हैं 5-6 हज़ार, वहाँ अगर पहुँच गए तो क्या आप नहीं कर सकते? ये हमारा हमेशा से आर्गूमेंट था। और सबसे बड़ा यही था कि इतने अगर मसाइल होंगे तो एक और फ्रंट क्यों खोलते हैं? हमारे हिंदुस्तान के साथ मसला है, मुल्क के अंदर आप इस कई वजहों से, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो थी ना पॉलिसी फॉलो करने की वजह से मुल्क के अंदर भी कई मसाइल थे। तो हमने वो संभालने हैं कि हम आपके लिए जो उनसे ये चंद तालिबान जो उनसे इधर से चले जाएंगे या चंद पाकिस्तानी शहरी चले जाएंगे, वो संभालने। अभी वही चीज़, उसी चीज़ की डिमांड हम तालिबान से कर रहे हैं। जब अमेरिका को कहते थे कि मत ताकत इस्तेमाल करो, उससे और वो क्या टेररिस्ट पैदा होते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम भी अपने लोगों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके को बाकी 80% का काम करें, जिसको सियासी कह सकते हैं, जिसको आप इंतज़ामी कह सकते हैं। सिर्फ एक हमारे पास टूल, अगर हमारा ख्याल है कि हमने करना है तो हम उनको बमबारी कर देंगे, और उसके अंदर हमारे कई और लोग भी जो से हैं वो उसको भी नुकसान होता है, और फिर टेररिस्ट भी पैदा होगी। वही चीज़ जो हम दूसरों को बना देते थे ना, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, वो काम कर रहे हैं। आप बताइए। जल साहब ये बताएं कि इसमें आगे एक थोड़ा सवाल बनता है, ये जो पश्तून सब नेशनलिज्म है, ये कितना को बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है? कई लोगों का स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को बेसिकली लाना एट दैट टाइम वाज बेसिकली कि ये जो नेशनलिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो एथनिक एलिमेंट्स हैं, उनको नीचे करके जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर किया जाए, उस वक्त की बात है, ताकि हमारी एक जो है ना सिंक्रोनाइजेशन उनके साथ हो। कितना को बड़ा हमारे लिए ये एक, क्योंकि अभी हम देखते हैं जैसे तैसे भी है, एक जैसे फॉर एग्जांपल अली वजीर है या कुछ और लोग भी हैं, वो आज भी वो स्टेट की पॉलिसी को पसंद नहीं करते, और वो कहते हैं कि आपने उधर भी तालिबान बनाए, इधर भी ऐसे जो है वो लोग आए जो मिलिटेंट। हाउ डू यू व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस आर्गुमेंट सर? ये पता नहीं कहाँ से किसने कहा, मुझे तो किस चीज़ का बिल्कुल नहीं इल्म था। हमारे ज़माने में जो लोग रेजिस्ट करते थे और जिनकी हम सपोर्ट करते तो उसमें पश्तून भी थे और नॉन पश्तून भी थे। ये अगर बाद में किसी ने बना लिया हो कि जी आपने पश्तूनों की ज़्यादा मदद की है तो तादाद ज़्यादा थी या इन लोगों की लड़ाई वड़ाई ज़्यादा होगी, इसलिए हो सकता है। लेकिन मेरे ज़माने में सबसे ज़्यादा, बल्कि मेरे से पहले से सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती थी तो उस्ताद रवानी की पार्टी को मिलती थी। बहुत बड़ी पार्टी थी, दोनों एंड जो थे, उधर हेरात वाला काम, इधर पंशेर वाला काम, ये उनके पास होता था, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उनको मिलती होती थी। लेकिन पश्तून नेशनलिज्म की अगर कोई बात करता तो ऐसे मौके पर आके करेंगे ना कि अगर आपने 9-11 सितंबर के ये 9/11 के बाद अगर एक गवर्नमेंट बनाई और उसमें पश्तून की रिप्रेजेंटेशन अपने हिसाब से नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे उसके बारे में, उसमें हमारा कोई दखल नहीं। आजकल अगर सिर्फ ये बताने के लिए कि सबसे ज़्यादा जो तालिबान के खिलाफ मुझे जो लोग बात करते हैं वो तो पश्तून है, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनके इलाके में ये पश्तून फिर रहे हैं, उनका कहीं पर उनकी वो हो जाती है ना, नेबर्स के दरमियान जो होता है वो मसला हो जाता है, उनके कोई काम शाम चल रहे हैं, उनका कोई इस तरह का आपस में जो राइवलरी है ना, इंट्रा पश्तून राइवलरी, ये हमेशा ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पाकिस्तान की भी आपस में जो हमारी अंदरूनी जो मसाइल होते हैं ना वो हैं, हमें बाकी से इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है। तो कई लोगों ने कहा हुआ कि आतिश गुल से डरो कि कहीं ये चमन को दिला ना दे, ये वो काम होता है, वरना
اور یہ نیریٹو بنتے ہیں کہ پشتون نیشنلزم کی وجہ سے. بھئی اگر لڑائی ہوگی یہ یہاں پر افغانستان ریزسٹ کرے گا، پاکستان اس کا حصہ بنے گا، تو زون آف جو بیٹل فیلڈ زون ہے، جس کو وار زون کہتے ہیں، وہ یہی مرے گا. جس طرح جرمن اس بڑا سخت احتجاج کیا کرتے تھے کہ ایسٹ ویسٹ میں سب سے زیادہ ہم مارے جائیں گے. اب وہ بارڈر پر اگر وہ ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بارڈر وہی ہے تو وہاں پر ہی لڑائی ہونی ہے. لیکن یہ یہاں پر کبھی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ پشتون نیشنلزم وغیرہ کی بات اس لیے ختم کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر پشتون اپنے تعداد سے بہت زیادہ ہر جگہ پر انفلوئنس رکھتے ہیں. انہوں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، کراچی کو سب سے بڑا بنا لیا ہے، پشتون سٹی بنا لیا ہے. اور ان کے وہ جو ہے پہنچ سب محکموں میں، صرف لیبر طبقہ نہیں ہے، فوج میں ہے، جب بیوروکریسی میں ہے، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں. تو یہ جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھڑکاؤ یا کسی اور کے اوپر ڈال دو. جن لوگوں کے ساتھ ہم وہاں پر یہ زیادتی کر رہے ہیں صرف پشتون ہونے کی وجہ سے، وہ غلط ہے. یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو ہے بالکل کوئی اس کا قصور نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا بہت بڑا قصور ہے. اور کیونکہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی اچھا طریقہ اختیار کرنے کے، وہ بھی یہی کرے گی. یا جیسے میں نے بتایا نا کہ یا بمباری کرے گی، تو یا وہاں پر لوگوں سے رشوت شروع کر دے گی، یا ان کو نکالے گی. آسان سب سے طریقہ یہی ہے نا. وہ بڑی مصیبت پڑ گئی ہے، افغان ریفیوجی کے پیچھے پڑ جاؤ. بڑا آسان طریقہ ہے. بالکل سر. اور جو اچھے لوگ ہیں کام کرنے والے، جو دیکھیے جوس کے خلاف بھی یہی ہوا کرتا تھا امریکہ میں کہ یہ چھوٹے سے لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے ہماری اکانومی پر قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے اتنی عقل مندی کی، اکانومی ان کے حوالے کر دی. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارے یہ افغان جو سے ہیں یہاں پر چند ہزار اگر اتنا کام کر گئے ہیں یا 2-4 ملین، تو میرا تو خیال ہے آپ ان کے حوالے کر دیجئے. یہ حکومت بڑی اچھی چلائیں گے، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب یہ بتائیں کہ یہ انڈیا کو ظاہری بات ہے ہمارا ایک بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے پاکستان کے اندر، اس لیے ہماری اسٹیٹ کا، گورنمنٹ کا، سوسائٹی کا، میڈیا کا ابھی جو پوزیشن لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم بڑی ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہیں وین اٹ کمز ٹو انڈیا کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک وقت تھا جنرل صاحب جب ہم کہتے تھے کہ بات کریں، وہ کہتے تھے آپ آؤ اکانومی پہ بات کریں، ہم کہتے تھے کشمیر پہ بات کرو. آج ہم کہتے ہیں کہ آؤ اکانومی میں بات کرو، وہ کہتے ہیں پہلے یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے جناب، یہ ختم کرو. کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہمیں وہ ریکمنڈیشنز دینی پڑے، بات کرنی پڑے کہ جو انڈیا کو بھی قابل قبول ہو؟ آپ تو بہت زیادہ ان کے سسٹم کو جانتے ہیں، آپ نے کتاب بھی لکھی دولت صاحب کے ساتھ. کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں سر؟ اپنا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا یہاں پر ملک کے اندر، تو پھر ہی ٹھیک ہوں گی. کیونکہ ہندوستان نے بہت پہلے کہا، آج سے 20-25-30 سال پہلے، اور یہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا اس میں یہی ہے، کافی اس پر ڈسکشن ہوئی تھی کہ آپ فاصلہ بنا لیا ساؤتھ بلاک نے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کچھ کرنے کی. پاکستان کے حالات جو ان سے خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اگر یہ ڈاؤنورڈ سلائڈ پر ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے آج ہم ان کو کہیں کہ جاؤ بات کرو؟ یہ ہمیں کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ اور اگر فائدہ ہے بھی $2 بلین کا ٹریڈ میں ہو جائے گا، تو پاکستان کو اس کے بدلے ہمیں پتہ نہیں کیا دینا پڑے گا. کوئی کشمیر پر سمجھوتا کرنے پڑے گا، کچھ اور کرے گا. اور یہ لوگ جو ان سے ان کی تاریخ دیکھیے، پھر دوبارہ جو ان سے جب ہمت ہو جائے گی تو پھر یہ دوبارہ آ جائیں گے. 1000 سال پہلے حکومت کر گئے، پھر آ جائیں گے. ان کا اپنا ڈر ہے. لیکن یہ پالیسی ٹھیک تھی کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی خاص سبسٹینشل بات چیت نہیں کرنی ہے، کیونکہ کوئی ان کے پاس کچھ وہ ہے نہیں ہے جس کا ہمیں فائدہ ہو، بلکہ ہمیں نقصان ہوگا اگر ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے کوئی اور طریقہ نکالا. تو اس لیے اس کا صرف ہے کہ اس وقت تو مجھے کوئی ضرورت نہیں نظر آتی کہ آپ ان سے بات کریں. جب وہی کہتے ہوتے ہیں نا کہ آخر میں جو فورن پالیسی ہوتی ہے، تو بڑا پرانا آپ لوگوں نے سکھایا ہوا ہے. یہ آپ کی جو ہے نا اندرونی پالیسی، جو اندرونی کام ہے، اس کا ریفلیکشن. اگر آپ کے ہاں اندر کافی اچھا ہے، آپ کے متحد ہیں، اکانومی ٹھیک نہ بھی ہو، اندر اتحاد ہے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کا ایک ڈیٹرنس ہے، آپ کی ایک ویلیو ہے. آپ کی جب اکانومی بہتر ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ لوگ شاید تجارت بھی کرنا شروع کریں. چین اگر ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں کر رہا کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے کیونکہ ہمارے کافی فائدے ہیں میوچلی، ہمارے پاس ہمارے اور ان کے کافی فائدے ہیں اس ساری کوآپریشن میں، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے.
تو ہندوستان کا جہاں تک چل رہا ہے کہ آرام سے بیٹھیے، یہ نہیں بھی ہو سکتا. جب تھوڑی سی آ جائے گی، ٹھہراؤ بھی آ جائے گا اور عقل بھی آ جائے گی کہ کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے انتظار کرنا ہے کہ ہماری اکانومی جب ہے ہندوستان سے آگے نکل جائے گی پھر ہم حملہ کریں گے. وہ نہیں ہوتا ایسے، بلکہ جب اکانومی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو لوگ لڑائی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ ساری چیز دیکھ کر ایک خاص انڈیا پالیسی بناتے ہیں. اس میں کتنا آپ نے بیک چینل پر بات کرنی ہے، کتنا آپ شاید ٹریڈ ویڈ کر سکیں، کیونکہ 2-4 لوگ تو وہاں پر ہیں نا جو ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ایسٹ پنجاب وغیرہ والے ان کے ساتھ کیا کرنی ہے آپ نے. اور باقی جو سا ہے سائیکولوجیکل آپریشن جو سے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. آپ نے کون سا طریقہ ہے جس سے کشمیر اتنا بڑا اگر مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی اگر آج نہیں بنائی تو ابھی بنانا شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہاں پر بھی کچھ آپ کا دوبارہ وہ اثر رسوخ آئے. یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے، صرف بیٹھ کے کہنا کہ جی بات کرو. میرا تو خیال ہے کہ بڑی نالائکی ہے، کیوں بات کریں، کون سی ایسی بات ہے. اور جب بھی کہتے ہیں بات کریں وہ بالکل یہی کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں. فائدہ کیا ہوگا ہمیں آپ سے بات کرنے کا، یہ صحیح بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جل صاحب، موونگ ٹورڈز مڈل ایسٹ، آپ نے سرو بھی کیا ہے وہاں پہ. ابراہیم اکارڈ کو اگر آپ دیکھیں، کل بلکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز بھی دیکھ رہا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ابراہیم اکارڈ کو بھی. مڈل ایسٹ چینج ہو رہا ہے، وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں. سعودی عرب اپنی ایک فرسٹریشن میں ہے، اس نے چائنا کی مدد سے رپروشما کر لیا ایران کے ساتھ. عربs جو ہیں دے آر مور کنسرنڈ ود عربs، ہمیں وہ ایک دوسرے کو زیادہ خیال کرتے ہیں. عرب نیشنلزم ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم لوگ یا ہمارے لوگ جو ہیں ماضی میں ہم سارا ٹائم ادھر دیکھتے رہے، عرب کچھ حصہ ہمارا ایران دیکھتا رہا. جتنی تیزی سے مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو میجر عرب ممالک ہیں وہاں پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی تبدیل ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں وہ بھلے مذہبی طبقے ہوں، اور اب کئی دفعہ تو وہ سسٹم کے اندر بھی آ جاتے ہیں، مین سٹریم پولیٹیکل ڈسکورس میں بھی آ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح تبدیل ہونے کی ضرورت ہے جس طرح مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ وہ تو چلو ون مین شو ہے، ایک رات MBS فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں نے چیزیں چینج کرنی ہے، وہ صبح کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ظاہر بات ہے ہمیں، اور ہم بھی بدلتے ہوئے مڈل ایسٹ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. وہ ہمیں اشاروں سے سمجھا رہے ہیں، بلکہ UAE میں جا کے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری انڈیا سے بات کروائیں، تو UAE نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، انڈیا نے بھی نہیں جواب دیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور بلکہ ریسنٹلی UAE نے کہا بھی، شاید ایک جرنلسٹ نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی انڈیا سے بات بھی کراتے ہیں، لیکن آپ یہ جو 5 اگست والی چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیسے تبدیل ہونا چاہیے؟ کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں جیسے مڈل ایسٹ ہے؟ کیا what do you make of یہ it؟ جو سے الوژنز ہیں نا، یہ ان سے دور نہ ہو. کوئی ہماری بات نہیں کروا سکتا انڈیا کے ساتھ، ہم خود کر سکتے ہیں بات. جب بھی ہوگی ہم نے خود ہی کرنی ہے، اور جب بھی طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہوگا. امریکہ تک جو ان سے ہمیں نہیں کر سکتے. ایسی خام خواہ لوگوں کو اپیل کرتے رہے آپ کروائیں، یہ کرائے، تو نالائکی ہے بالکل. دوسری بات یہ کہ جو مڈل ایسٹ کی ساری ڈیولپمنٹس میں ہم نے کم از کم ایران اور سعودی عرب کا جو ہے نا یہ بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. پہلے ہمیں بہت بیلنس کرنا پڑتا تھا، اس کے ساتھ بھی رہیں ان کے ساتھ رہے، دونوں کے ساتھ ہمارا خاص ریلیشن تھا. ابھی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے چینج ہونا ہے، تو ہمیں نہ مڈل ایسٹ کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی چینج ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہندوستان کی نہیں ضرورت ہے. اندر کی چینج جو سی ہے تو ہماری اپنی ہے، کوئی ہمیں روکتا نہیں ہے اس چینج کرنے سے. اور ابھی تک تو تقریباً اس بابرے میں پہنچ گیا، اس کو کنسنسس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اندر کا مسئلہ ہے یہ ایلیٹسٹ کا، ان کا وجہ سے جو لوگ جو سے ہیں جن کو فائدہ زیادہ ہے اس ملک کے اندر، اس سسٹم کے اندر، جو خاص جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا تجارت میں فائدہ لیتے ہیں یا بلیک میلنگ کرتے ہیں یا ان کے پاس پریولیجز زیادہ ہیں، وہ اپنے اس کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے یا لوگ ان کو مجبور نہیں کریں گے یا کوئی اور. یہ صرف چینج کے لیے نہ مڈل ایسٹ نے کچھ کرنا ہے نہ چین کچھ کر سکتا ہے. یہ یہاں پر صرف اپنا ہوگا، اور یہاں پر اس وقت ان لوگوں کے لیے یہ کام ہے جن کو زیادہ تکلیف ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کے بینیفیشریز ہیں سسٹم کے، وہ تو آپ کو اچھی بلی ریفارم نہیں کرنے دیتے. کبھی کوئی شک تھا اس ملک میں کہ جب تک ہم پاور ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک چیزیں ڈور سٹیپ پر نہیں جائیں گی،
उस वक्त तक नहीं बेहतरी हो सकती, क्योंकि वो काम जो उनसे इस्लामाबाद के लाहौर में तो नहीं हो सकती। लेकिन वो कौन रोकता है? वो लोग रोकते हैं जिनके पास उनके पास ज़्यादा पैसे इस सिस्टम में मिल जाते हैं। MNA को मिलेंगे, लोकल बॉडीज वाले को नहीं मिलेंगे। अगर आपने लोकल बॉडीज को देना शुरू कर दिया तो सबसे पहला जो बंदा है वो तो कहेगा ना, ये MNA और MPA जो कहेंगे उनको हो गया। अगर आप कोई और यहाँ पर सिस्टम जो है उसमें इनकी हमारे खैर ज़रूरी जो उनसे अखराजात हैं उनको कम करेंगे, तो कहाँ से करेंगे? जो लोग ज़्यादा अपने हक से ज़्यादा लेते हैं वही से करेंगे। उनके मुनाफे के ऊपर जब डाका पड़ेगा, जो कि उनकी जो गैर कानूनी तौर पर बनाते हैं, तो शोर मचाएंगे। वो रेजिस्ट करते हैं आपको, और ये काम जो है कोई बाहर वाला बंदा कर ही नहीं सकता, अंदर ही करना है। बिल्कुल सही है। जनरल साहब, जाते जाते चीन पे भी थोड़ी बात करें क्योंकि हमारा नेबरिंग भी है। आप कैसे देखते हैं चाइनीज़ के ने हमें एक मदद की, और मैं थोड़ा लिंक कर लेता हूँ इसको मिडल ईस्ट से। वो मदद की कि जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी प्रोजेक्ट्स ये लगे, पैसा आया। उन्होंने अभी 10 साला प्रोग्राम के बाद, 10 साल के गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि हमने 25-26 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए हैं इतने सालों में। लेकिन वो खातर खा ये तो हुआ कि FDI आई, लेकिन वो जो पैसा घूमना चाहिए था, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। साथ में चाइनीज़ को सिक्योरिटी का भी मसला बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वो बलूचिस्तान में भी हवाले से देखा है। आपको क्या लगता है, अभी हम मिडिल ईस्टर्न ममालिक के पास चले गए हैं कि भाई आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो। हम ये और जब हम चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारे ममालिक हमें ये कहते थे कि आप इतना ये रेड कार्पेट सारे चीन के लिए क्यों बिछा रहे हो, भाई हमें भी इनवाइट करो इस तरह की चीज़ों के लिए। आप क्या कहते हैं जनरल साहब, ये चाइनीज़ हमसे किसी न किसी तरीके से नाराज़ हैं कि भाई आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, या आप अपनी ये जो बलूचिस्तान के अंदर एक मिलिटेंसी चल रही है आप इसको डील नहीं कर पाए। आपको लगता है कि आपने थोड़े पहले कहा 10-15 हज़ार, या वो तो इससे भी कम होंगे, उनको डील नहीं हम कर पा रहे। यू थिंक हम इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं? दुनिया तो वॉर एंड टेरर लड़ लुड़ के निकल गई अफगानिस्तान से, वो तो आगे की जंगों की तैयारी कर रहे हैं, हम उधर ही अपने पुराने ही जो लड़के हैं उन्हीं साथ खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपकी ट्रांसमिशन और जो सवाल है वो इतने लंबे हो जाते हैं कि मुझे थ्रेड जो सा गुम जाता है कि आप चाहते क्या हैं मेरे से, क्योंकि आपने इतनी पूरी चीज़ों से डिस्क्राइब की। उसके अंदर 2-3 बड़ी बात है। 10-15 हज़ार लोगों को संभालना हमारा काम है, सिक्योरिटी हमने देनी है, ठीक है जी। जहाँ तक दूसरी चीज़ का तल्लक है, जहाँ हमारा चीन और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत पुराने हैं, और इनमें की वजह ये थी कि दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा था। कोई ज़माना जिस था जबकि चीन को कोई दुनिया में इतने लोग जानते नहीं थे, और हमारे एक वजह से PIA की वजह से कहीं पहुँचते थे। और फिर हमने इन लोगों की अमेरिका के साथ भी बातचीत करवाई, और उसके बाद इनको अमेरिका ने जब मदद दी थोड़ी बहुत ताकि वो रूस के खिलाफ तैयार कर दें। लेकिन ये सारी चीज़ अगर एक खास जगह पर पहुंच गई है जहां पर आज उनको हमारी अपनी वजह से, अमेरिका की राइवलरी की वजह से, अपनी वजह से पाकिस्तान की ज़रूरत है, गवादर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो बेल्ट एंड रोड ये और अफगानिस्तान और ईरान का मिलकर जब बनता है तो ये तो फिर कह सकते हैं कि उन्होंने ये गेम जीत ली जो उनके अपने राइवल के खिलाफ। लेकिन वहाँ पर भी जहाँ पर कमी आती है, फिर दोबारा कहेंगे कमी यहाँ पर है। हमारे लोगों ने अगर उस स्टैंडर्ड पर काम नहीं करना था जैसे करना चाहिए CPEC के ऊपर, या जब हमारा जो फैसले होते थे कि किस कहाँ से गुजारनी है, किसको कितना फैसला होता, अगर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती थी तो फिर चीन को तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरे लोगों को उनका हक बनता है इसको अपोज करने के लिए, अमेरिका को, भारत को, बाकी लोगों को। इसलिए हमारी भी उनके साथ है, चीन की भी उनके साथ राइवलरी है, हमारी भी उनके साथ राइवलरी उनका है। तो इसको बचाना, इस सारे रिलेशनशिप को, इन प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए हमारा अफगानिस्तान, ईरान वगैरह का आपस में जो सा है एक ख़ास स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर बनेगा। अगर पाकिस्तान अकेला नहीं इतना प्रेशर संभाल सकता तो ये आप 2-3 और मुल्क हैं जो कि उनके साथ मिलकर करते हैं, इसीलिए अलायंसेस बनते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक कॉमन थ्रेट है जो अभी तक आपने बात की है ना, शुरू से आप करते एक कॉमन थ्रेट है,
इन सब चीज़ों को ठीक तरह से ट्रैक पर रखना और संभालना हमारा अपना काम होता है मुल्क के अंदर का। बिल्कुल सही कहा, ये हमारा अपना काम है और हम कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। बस इसको थोड़ी ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी स्टेट है, इतने बड़ा apparatus है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े-बड़े थ्रेट्स पाकिस्तान ने देखे हैं, इसको भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन शायद एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है बात करें, इनको अंदर ले आएँ, दूसरी कहती है इन्होंने गलत किया था। तो जब इस तरह की कन्फ्यूजन इस स्केल पे तो होंगी तो आपने बात की है ना कि इतना मुल्क है और कितना संभाल लिया, ये बिल्कुल सही है। ये अगर याद रखें तो यहाँ पर आजकल जितने लोग जो उनसे है ना कहते हैं कि जी आप किसी और की बात सुनते हैं और वो फैसले नहीं कर सकते हैं, मैं बार बार उनको कहता हूँ कि इतने इतने बड़े बड़े फैसले किए मुल्क के अंदर हमने। चीन के साथ हमने शुरू किया था तो अमेरिका उस वक्त नाराज था 60s के अंदर। न्यूक्लियर का तो सबको पता है कि इसका उनकी मर्जी का बगैर बना। अफगानिस्तान में पिछले 20 साल भी हम उनकी मर्जी के बगैर ही अपनी पॉलिसी चलाते हैं। ईरान को जब हमने से तल्लुकात नहीं तोड़े थे, ये उस वक्त 1981 में जब उन्होंने हॉस्टेज ले लिए थे अमेरिकन, 444 दिन रखे थे, उस दिन भी सब प्रेशर के बावजूद हमने ईरान से तल्लुक नहीं ढूंढा। और आज तक वाशिंगटन में जो ईरानी इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान एम्बेसी देखती है। तो ये इस तरह बड़े फैसले किए क्योंकि हिम्मत दिखाई बस। और जब भी हिम्मत दिखाई अपना फैसला किया, मैंने देखा हमेशा कामयाबी हुई है। जब नहीं दिखाई है तो फिर कोई और नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही। आजकल तो लोग बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं ना कि इधर से टेलीफोन कॉल आई MBS की तो आप वहाँ नहीं गए, उधर से किसी और ने पता नहीं क्या बताया तो आप मॉस्को नहीं गए। तो लोग बैठे होते हैं, बहाना तलाश कर रहे होते हैं कि हमें काम ना करना पड़े। अगले दिन कहा कि जी हम ये नहीं बना सकते ईरान पाकिस्तान पीस पाइपलाइन, कोई नहीं रोकता, सिर्फ अपनी कमजोरी रोक रही है। क्या करेगा अमेरिका आजकल के हालात में? पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है जो नहीं करता है? और अगर आप करेंगे तो क्या करना, उसको बेचारे को भी तो यहाँ की भी जरूरत है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, क्योंकि उसकी दुश्मनी हमारे साथ तो नहीं, उसकी असल दुश्मनी तो चीन के साथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल असद दुलानी साहब। सर इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। सर आपकी बात को बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जबानी। चलिए।